थोड़ा सा चेंज किया है, आज मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो इट विल टेक 1 or 2 odd minutes. नाउ देखो भाई, ओके बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक है और ऑब्वियसली मैंने आपको पिछली बार पढ़ा दिया काफी कुछ, आज इसे एंड करना है हमें, ठीक है। तो स्लाइड से पहले हम रिवाइज भी करेंगे थोड़ा सा लिटिल बिट, और जो छोटा मोटा रह गया उसमें पढ़ भी लेंगे, ओके। आज हम इस चीज को फिनिश कर देंगे, ओके। ये बात है सारे हटा, यस। तो बेटा अब हमें जो आज पढ़ना है पहले उसको पढ़ लेते हैं। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट टर्म पे पढ़ लिया था उसके जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसे आज एक एक करके हम सारे कायदे से रिवाइज कर देंगे। आई होप सो जो एक आध बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी है वो आज उसकी फिनिश भी हो जाएगी। देखिए बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में द फर्स्ट थिंग इज डी ब्लॉक कहते किसे थे और ट्रांजिशन मेटल किसे कहते थे। तो ये हमारा चीज क्लियर हो गई थी। आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आएगा तो डी ब्लॉक है, और ट्रांजिशन मेटल के लिए डी इनकम्प्लीट होना चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में या एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक में अंतर है। डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक है और ट्रांजिशन मेटल 3 से 11 तक है। जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन मेटल नहीं। नाउ सेकंड पॉइंट, डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 D1 to 10 एंड ns1 to 2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। बोलो बेटा, लोग प्रिय कुछ बोलना चाह रहे हो, जल्दी बोलो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है, फिर से बोलो। यस सर। अरे बाकी बच्चों को भी आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? क्लियर है। क्लियर है? सर क्लियर है। तुम अपना इससे ऑन करके देखना। अभी रुको, मैं वॉइस का भी चेक कर लेता हूँ। वैसे यार वॉइस क्लियर होनी चाहिए। ओके ठीक है, सही है सर। सही है। यहाँ सेरेना आई है, उन्हें ऐड करना। एक मिनट रुकना फिर है। ठीक है, यहाँ से आई होप सो। मैं आपको यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ शायद, है? आ गई सरीना, गर्वित ऐड कर देना। सरीना आई नहीं है, कह रही ऐड। चलिए बेटा, मुझे तो लग रहा है वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है। आपकी दोनों जगह से आ रही है ना? लैपटॉप से भी नहीं आ रही, नहीं आ रही, ये बताओ जल्दी से। सर आ रही है। आ तो रही है नाउ। बेटा बेटा डी ब्लॉक में पहली हेडिंग हमारी हो गई कि डी ब्लॉक किसे कहते हैं। साथ में ये हेडिंग हो गई बेटा दैट इज ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट हुआ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। दिस वन इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So raise your hand and थर्ड पॉइंट, next डी ब्लॉक इनका साइज कैसे वेरी करता है। तो आपको साइज का ग्राफ याद होगा, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। 3D से साइज 2D का बड़ा है, 4D और 5D का साइज बड़ा। is it clear? इसके बाद साइज के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने क्या पढ़ा?
लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? थोड़ा थोड़ा साइज घटता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, साइज शुरू में ज्यादा है फिर कम होता गया, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़। बट बट आपको भी पता है जहां जहां स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां वहां आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी मोर मोर देन सर जैसे 3d5 हो गया, 3d5 4s2 हो गया, या 3d10 हो गया। ठीक है, तो 3d5 3d10 ऐसे क्रिस्टल्स में आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन एक्सपेक्टेड है। अभी एक सर पॉइंट आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। कि diffuse सर्कल में दो लेवल होते हैं, तो वो थोड़ा सा आगे पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा कि आयनाइजेशन एनर्जी में सर हेलो सर हेलो सर क्लियर बात। वॉइस में हो रही है। यस सर बहुत। एक मिनट एक सर आपकी दोनों जगह से माइक ओपन है। यस यार मैं चाहता हूँ ना यहाँ से एग्जिट करना, तो हो सकता है? हाँ, इससे एग्जिट करा। बच्चों देखना अब आवाज सही हुई? भैया इको कम हुई? यस सर अब सही है। सर सही है अब। क्या इको कम हुई अब? यस सर अब सही है। है बेटा? सर सही है अब। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर ठीक है। चलो ठीक है, वो आवाज बढ़ानी पड़ेगी। तो डी ब्लॉक में चौथा हो गया था आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद पांचवा पॉइंट डी ब्लॉक में जो आया था दैट इज टर्म्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, कह सकते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो एटमाइजेशन या मेल्टिंग पॉइंट, उसका ग्राफ अगर आपको याद हो, ये ऐसे इसका ग्राफ था 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, 3D से 4D का ज्यादा है, 4D से 5D का ज्यादा है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ रही थी। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मेटेलिक बॉन्डिंग, जबकि यहाँ Mn और यहाँ Tc का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो बीच में डिप आ गया है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो गई थी, इसलिए इनका हीट ऑफ एटमाइजेशन या मेल्टिंग पॉइंट बीच बीच में कम है। वैसे मिड तक बढ़ता है फिर कम होता है। और मेल्टिंग पॉइंट मिड तक क्यों बढ़ता है, उसका रीजन था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच तक बढ़ते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं दोनों एंड्स पे, इसलिए। फिर हमने पढ़ा था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी। तो डी ब्लॉक वाले वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि अगर 3D सीरीज की बात करें तो 3D के अनपेयर इलेक्ट्रॉन और 4s के इलेक्ट्रॉन, ये दोनों टेक पार्ट करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। इनके बीच में एनर्जी गैप कम है, इसलिए दोनों टेक पार्ट करते हैं। 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर सकते हैं, लेकिन 3D के वो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अप टू मिड बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं। तो वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिड तक ज्यादा है फिर कम है। जैसे 3D सीरीज में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा मैक्सिमम आएगी, और उसके बाद दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट कम। क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट से हमने रिलेटेड पॉइंट निकाला था, दैट इज टर्म्ड एज, ठीक है, 1 लिखा 2 लिखा। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमने निकाला था कैटलिस्ट। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं? क्योंकि इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए ये कैटलिस्ट है। इस चैप्टर में हमें यही कहना है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से, जैसे हमने कल एग्जांपल लिखा था लास्ट में, I नेगेटिव की S2O8 -2 से रिएक्शन करें और ये Fe+3 की प्रेजेंस में करें,
तो ये I2 बन जाता है और साथ में सल्फेट आयन बन जाता है, एंड इट इज आल्सो ड्यू टू कैटलिस्ट। ये वेरिएबल वैलेंसी की वजह से कैटलिस्ट है। याद आ गया होगा, फेरिक पहले आयोडाइन से रिएक्ट करके I2 बना देता है, खुद को फेरस बना लेता है, और फिर ये फेरस फिर दिस वन आयन से H2 - 2 से रिएक्ट करके सल्फेट में चेंज कर देता है। ठीक है, ये पायरो सल्फेट आयन होगा व्हाटएवर, उसको ये सल्फेट में चेंज करेगा। तो आयरन बेसिकली यहाँ वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा था, इसलिए कैटलिस्ट था। नेक्स्ट कैरेक्टर हमने कल जो पढ़ा था, दैट इज बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नहीं, मैग्नेटिक हमने कल नहीं पढ़ा था, हमने इसका कैटलिस्ट के बाद कल पढ़ा था एलॉयज। डी ब्लॉक वाले एलॉय बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, क्योंकि बच्चों इनका साइज एक जैसा है, तो ड्यू टू सिमिलर साइज दे फॉर्म्स एलॉय। ठीक है, लगभग एक जैसे साइज हैं तो पैकिंग में मेटलिक बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर लेते हैं, एक की जगह दूसरा आ जाता है, इसलिए ये एलॉय बनाते हैं। और कुछ एलॉय ये नॉन ट्रांजिशन के साथ भी बनाते हैं, जैसे कॉपर और जिंक भी एलॉय बनाता है, कॉपर और टिन भी बनाता है, तो ये एलॉयस दूसरों के साथ भी बना सकते हैं। दिस वन, तो डी ब्लॉक वाले आपस में एलॉय बनाते हैं ड्यू टू सिमिलर साइज, और दूसरों के साथ भी दो चार एलॉय बनते हैं। एलॉय के एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट, मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। डी ब्लॉक में मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक कैरेक्टर के हैं, तो बेसिकली दो तरह का मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें कहता है, ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। बच्चों जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है डायमैग्नेटिक, ये ध्यान रखना है। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक कैरेक्टर में इनका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालेंगे √n+2 से, इससे हम इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालेंगे। आई होप तो आपको याद आ गया होगा। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होगा √n+2। ठीक है, नाउ अब अगर आपको ध्यान आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू रखें, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो होल नंबर में ही आंसर आना ही आना है। तो बच्चों यहाँ अगर n की वैल्यू आपने 1 रखी है तो म्यू का आंसर √3 आएगा, जो कि 1.732 आएगा, एंड सो ऑन। अगर आप n की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये √24 आ जाएगा, शायद 5 + 2 7, 5 × 35, सॉरी 35 आएगा, विच इज 5.9 समथिंग। तो जिस भी नंबर के बाद डेसिमल लगा है, बेसिकली उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर में था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उससे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आएगी। अब बच्चों इसमें ना, जैसे एक आध बच्चे ने 8वीं क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, जरा ध्यान रखिएगा। जैसे उन्होंने पूछा कि आयरन में मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d6। ऑब्वियसली ये तो पेयर है, यहाँ अनपेयर है ना। तो बेटा 3d6 जब आप बनाओगे तो 3d6 में 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, 3d6 में 4 अनपेयर है। तो आयरन 26 एटॉमिक नंबर है, 26 एटॉमिक नंबर में 4 अनपेयर है। अब पूछा गया आयरन +2 में कितने अनपेयर हैं, तो कई बच्चे जल्दबाजी करते हैं और वो करते क्या है, कहते हैं आयरन 26 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 24 बच गए। ये गलती मत से करिए। निकलेंगे। आयरन 26 है, 26 का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लीजिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय आप लास्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 3d के, लेकिन निकालते समय आप इलेक्ट्रॉन 4s से पहले निकालेंगे। तो ये जरा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन आउटर से पहले निकल जाए। और अब 3d में 6 भरेंगे तो यही तरीका है भरने का, भाई 6 तो ऐसे ही भरे जाएंगे, और 6 ऐसे ही भरे जाएंगे तो 4 ही अनपेयर आएंगे। तो आयरन है या आयरन +2 है, 4 अनपेयर है। अब हमने कहा नहीं आयरन +3 बता दो भाई, तो बेटा आयरन +2 में ये था आर्गन 4s2 3d6, ये बेसिकली आयरन है। आयरन से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन में 2 ये वाले निकले, एक यहां से निकला, एक निकल के 5 हो गया। तो आयरन +3 में 3d5 आया, और 3d5 में 5 अनपेयर आ गए। तो ये 3d5 आप ड्रॉ करेंगे बेटा, तो 3d5 में 1 2 3 4 5 5 के 5 अनपेयर आएंगे। आई होप सो
अब आपको ये क्लियर हो जाए कि जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं किसी आयन में स्पेशली, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट लिख लेना, फिर आउटर से इलेक्ट्रॉन पहले निकालिएगा 4s से, फिर पीछे के। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 है बोर मैग्नेटॉन, बताओ ये किसके लिए है। और ऑप्शन दे रखे हैं क्रोमियम +3, मैग्नीज +2, ठीक है, निकल +2, ठीक, और आयरन +2, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको ये पढ़ते पहले क्लियर होना चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। 2.83 में बच्चे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अब ये 2 अनपेयर्ड किसमें ये देखना है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 का कॉन्फ़िगरेशन तो रटा होना चाहिए सभी बच्चों को, 4s1 3d5 होता है। और यहाँ क्रोमियम +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेंगे, और 2 यहाँ से निकलने के बाद ये 3d3 हो जाए। और ऑब्वियसली 3d में 3 है तो तीनों अनपेयर है, तो यहाँ 3 अनपेयर है, ये ध्यान रखना है। Mn का एटॉमिक नंबर 25 है बेटा। 25 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d5, ये होता है बच्चे 25 में कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s वाले, ना कि 3d वाले। अब 3d में 5 है तो 5 के 5 अनपेयर, यहाँ 3 अनपेयर। आयरन +2 अभी देखा ही था तो पहले मैं इसे लिख देता हूं, आयरन +2 था आर्गन, 4s2 3d6, और बेटा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d6 में 4 अनपेयर आएंगे, 3d6 भरेंगे 4 अनपेयर। निकेल बेटा, निकेल 28 होता है, आयरन कोबाल्ट निकेल 28 एटॉमिक नंबर होता है, 4s2 3d8, और इलेक्ट्रॉन निकल गए। कॉमन सेंस है, 3d8 के इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे हुंस रूल से, पहले एक एक करके भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे, तो आपको 3d8 में 2 अनपेयर हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट में आपको पॉइंट ध्यान। हेलो सर। बताओ बच्चों, अब मैं आपके वही देख रहा हूँ कि कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। अब लिखिए कोई डाउट है, क्योंकि अभी लैपटॉप से आज फर्स्ट डे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करिएगा। बताइए अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेस करो। ओके, एक बच्चे ने कहा है दोबारा से बता दो, ठीक है, और कुछ, ठीक है, बाकी वो क्लियर है, एक ही कह रहा है दोबारा से बता दो, ठीक है। बेटा हमने आज की पहली हेडिंग बेसिकली जो शुरू की है वो एक बारी हो चुकी है वैसे तो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट में देखते क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं बच्चे तो वो चीज कहलाएगी डायमैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिपेल करेगी। और अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। आपको 2 ही वर्ड याद रखने हैं, डाई और पैरा। फेरो और फेरिक अभी आपके कोर्स में, मतलब इस चैप्टर में नहीं आते। और यहाँ मैंने जो आपसे कहा है मेन थिंग वो ये कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आउटर मोस्ट शेल से पहले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से निकालेंगे, बाद में अंदर वाली शेल से निकालेंगे। और अब हुंस रूल को जरूर फॉलो करेंगे ड्यूरिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे 3D में 8 है तो 3D में 8 को आप ऐसे कभी 8 नहीं भरेंगे कि 2-2 करके भर दें। पहले आप 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर आप 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तब 8 होंगे। तो ये 2 अनपेयर आपको दिख जाएंगे। दिस वन इज द पॉइंट, ठीक है। हाँ बेटा, एक जने ने और कुछ बोला था, मैंने देखा नहीं, अब मैं देखता हूँ कहाँ है वॉइस इको हो रही, कहाँ हो यार, कोई बच्चा कुछ कह रहा था ना। हाँ बेटा, मैं आप लोगों की आवाज़ आज नहीं सुन पा रहा हूँ, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ईयरफोन्स नहीं लगाए हैं इसलिए। चलो कोई बात नहीं, मैंने आवाज़ तेज कर दी, बोल के देखो शायद सुन लूँ। अब बोलो। हेलो। हाँ बेटा बोलो बोलो। हेलो। यस सर। सर आप सुन ही नहीं पा रहे थे वॉइस? हाँ यार नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि मैं आज पहले दिन लैपटॉप से आया हूँ ना, तो फिर ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सपीरियंस है लैपटॉप का, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गई। अच्छा, अरे यार वैसे सही बताएं, लैपटॉप में तो काफ़ी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, ये बच्चा अंदर आ गया नहीं आ गया, चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ।
ठीक है, आ गया, गुड। चलिए, ये वाला पॉइंट होपफुली क्लियर होगा। अच्छा ये बताओ, दिस वीडियो इज लिटिल बिट मोर क्लियर देन बिफोर और नॉट? नो सर। साफ नहीं है? सर सेम ही है लगभग। नहीं सर, उससे थोड़ी क्लियर है। क्लियर होनी तो चाहिए फिलहाल मेरे हिसाब से। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट, नाउ ये वाला पॉइंट हुआ हमारा, दैट इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो बच्चों अब हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसी से कलर का रिलेशन है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे √10n+2 से, और अब इससे कलर का रिलेशन है। तो हम वर्ड को यूज कर लेते हैं अगली हेडिंग को, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा कलर के लिए आपको हमेशा एक पॉइंट तो बोलना ही बोलना है, क्या? जहां पे वो कलर कहेंगे तब आप ये कहेंगे विजिबल लाइट डालें किसी ऑब्जेक्ट पे, विजिबल लाइट में से कुछ वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जाएंगे, और हायर लेवल पे जाने के बाद लोअर लेवल पे आएंगे, और इस ट्रांजिशन की वजह से हमें कलर दिखता है। वी कॉल विजिबल लाइट ऑन एनी सब्सटेंस। बिना विजिबल लाइट के हम किसी को देख भी नहीं पाते, जो भी कुछ दिखता है विजिबल लाइट से दिखता है। उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई। लाइट एब्जॉर्ब क्यों हुई? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन को ऊपर और नीचे या अलग अलग शेल्स में मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो विजिबल लाइट के फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुए रिफ्लेक्ट हो गए, उसकी वजह से हमें वो उसका कलर दिखता है। ठीक है, तो लाइट, विजिबल लाइट इज फॉलन ऑन एनी सब्सटेंस, some of the photons or frequencies or wavelengths are absorbed by the substance, and the reflected wavelengths, the collection of reflected wavelengths gives us color. हमें जो कलर का सेंस आता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट से आता है। व्हाइट लाइट की एब्जॉर्ब होने के बाद जो बची हुई लाइट है उससे कलर आता है। अब किस केस में ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जाते हैं या लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके लिए ये कहा गया डायरेक्ट रिलेशन कि जो भी चीज पैरामैग्नेटिक है, बेटा जो भी चीज पैरामैग्नेटिक है वो जनरली कलर्ड होती है। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली विजिबल लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उनका मूवमेंट हो जाता है, इसलिए कलर आता है। तो पैरामैग्नेटिक में तो कलर होगा ही होगा। नाउ अब बेटा किसमें कौन सा कलर होगा, मतलब कब रेड होगा, कब ग्रीन होगा, कब ब्लू होगा, ये तो आपको अगर रट्टाफिकेशन करना है तो अभी टेबल दिखाता हूं, आप उससे रट सकते हैं। बट इन जनरल बस ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है। जैसे उन्होंने सपोज कह दिया आयरन +3 ग्रीन कलर का दिखता है, तो आप आंसर में ये लिखेंगे कि विजिबल लाइट हमने इसके ऊपर फॉल की थी, विजिबल लाइट ने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की थी उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन है, इसलिए हमें ग्रीन कलर दिख रहा है। जो सब एब्जॉर्ब हो गई रिफ्लेक्ट करके बाहर आई, रिफ्लेक्ट करके जो बाहर आ रही है वो ग्रीन दिख रहा है, कि वो ओवरऑल का कलर ग्रीन है, इसलिए हमें ये सब्सटेंस ग्रीन दिख रहा है। और अगर आपको वैल्यूज याद है या मालूम है कि भैया ग्रीन लाइट देखने के लिए रेड एब्जॉर्ब होती है या कौन सी एब्जॉर्ब होती है, तो पूरा लिखिए, अदरवाइज कंसेप्ट लिख दीजिए तो भी मार्क्स मिलते हैं। 12th में एक अच्छी बात है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर और आपने पूरा कंसेप्ट लिख दिया है तो वो इतना बॉदर नहीं करते कि हाँ एग्जैक्ट वर्ड या वैल्यू है या नहीं। तो कंसेप्ट आप क्लियर रखिए कि कलर आपको दिखेगा कब, जो चीजें पैरामैग्नेटिक होंगी वो कलर्ड होंगी, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक दैट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इससे पिछली हेडिंग थी, फिर आपको कलर दिख जाएगा। और इसमें ये लाइट, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखेंगे, विजिबल लाइट, ठीक है, ये विजिबल लाइट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां इसके बाद आप कहेंगे रिफ्लेक्टेड, ठीक है, इससे रिफ्लेक्टेड लाइट, इसकी वजह से कलर, और ये कुछ लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी उसकी वजह से हमें इसके कलर दिखेंगे, ठीक है। तो कलर एंड कंस्टिट्यूशन में ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कलर के बाद अगला है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स थोड़ा सा 11th में पढ़ा हुआ है, याद अगर आ जाए इंटरस्टिशियल का क्या था। 11th में क्या पढ़ा था आपने 11th में ये पढ़ा था कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होती है। हाइड्राइड 3 तरह के पढ़े थे,
कौन कौन से आयनिक हाइड्राइड व्हिच इज आल्सो नोन एज सॉल्ट लाइक कोवैलेंट हाइड्राइड, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड और तीसरा इंटरस्टिशियल। तो बच्चों इंटरस्टिशियल का यहाँ कहने का मतलब क्या है कि छोटे एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये एलिमेंट्स यहाँ बीच बीच में फंस जाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहने का मतलब ट्रांजिशन मेटल की जो अपनी पैकिंग है उसमें जहां भी स्पेस मिलता है उन स्पेस में ये रेगुलर ऑर्डर्ड पैकिंग होगी, HCP, CCP कोई भी, तो यहाँ बीच बीच में छोटे एलिमेंट्स ट्रैप हो जाएंगे और इन छोटे एलिमेंट का ट्रैप होना ये वाले कंपाउंड कहला रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल स्टील क्या है, कल भी हमने डिस्कस किया था स्टील आयरन की एक वैरायटी है। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म है रॉट आयरन। आयरन का जो रॉट आयरन फॉर्म है उसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत कम है, 0.25 से भी कम है, और उसी को स्टील कहते हैं जब कार्बन की परसेंटेज 1.5 और 2 के आसपास आती है, और उसी को पिग आयरन कहते हैं जब कार्बन की परसेंटेज और ज्यादा हो जाती है। दैट मींस परसेंटेज ऑफ कार्बन जो हम आयरन में बढ़ाते जाते हैं तो आयरन के इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बन जाते हैं, ये पहले से ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। बेटा इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड के 4 कैरेक्टर्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का पहला कैरेक्टर है दे आर मोर हार्ड देन प्योर मेटल। ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ये प्योर मेटल से ज्यादा हार्ड होते हैं। दे हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। ये हार्ड ज्यादा है प्योर मेटल से, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है प्योर मेटल से। दे आर इनर्ट देन प्योर मेटल, मतलब इनर्ट कहने का मतलब केमिकली इनर्ट, यानी इनके ऊपर कोई जनरली एसिड गिर जाए या कुछ और हो जाए तो इनका कोई भी बाल बाका नहीं करता, सिंपल लैंग्वेज। तो ये जनरली रिएक्ट नहीं करते किसी से, दैट इज ये केमिकली इनर्ट है। एंड देयर कंडक्टिविटी इज, बेटा ये जरा ध्यान रखिएगा, कंडक्टिविटी इज सेम एज प्योर मेटल। कंडक्टिविटी इज सेम एज प्योर मेटल। ये हार्ड है देन प्योर मेटल, then their melting point is more than pure metal. They are inert, pure metal reactive भी हो सकता है, and their conductivity is same. जरा ये ध्यान रखना क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, उनके दिमाग में आएगा भाई हार्ड ज्यादा हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, तो बोले इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा अंदर तो करंट कम हो जाएगी। भैया करंट की वैल्यू उतनी रहेगी बिकॉज ना करंट जो चलती है इट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल साइज एंड मास एज कंपेयर टू दिस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, उनको मूवमेंट में कोई बहुत बड़ी हिंड्रेंस नहीं आती, रेजिस्टेंस नहीं आता ऐसा, देयरफॉर दे आर सेम कंडक्टिव एज प्योर मेटल। तो ये आपको याद रखना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में 3-4 पॉइंट। एक पॉइंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड का आपका 11th स्टैंडर्ड का ही है। ओके कोई फिर से प्रॉब्लम आ गई है, 1 मिनट रुकते हैं। ये तो बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड का एक पॉइंट ये था कि दे आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कहने का मतलब ये वैलेंसी रूल फॉलो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर फार्मूला हो Fe.93 हो ये आ गया तो ये हमेशा यही फार्मूला होगा, ऐसा भी नहीं। अभी 0.93 हुआ फिर 0.94 O बन जाएगा या और कुछ भी बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होंगे, ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बेटा जो भी होंगे इनमें ये 4 कैरेक्टर याद रखें, ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर स्टार्टिंग से बता देते हैं व्हाट इज द सेंस ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। जो ट्रांजिशन मेटल है जैसे आयरन हुआ, प्लेटिनम हुआ, तो इन मेटल का जब आप एक्सरे करके देखेंगे तो इनके जो एटम्स लगे होते हैं क्रिस्टल लैटिस में उसमें स्पेसेस हैं बीच में, और उन स्पेसेस में छोटे एटम्स आके ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं, और वो एक पर्टिकुलर नंबर में फंसते हैं। और ये वाला जो ट्रैपिंग हो रही है, ये जो कंपाउंड बने हैं ये कहला रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे आयरन के साथ कार्बन अगर आता है तो आयरन की वैरायटी हो जाती है रॉट आयरन। रॉट आयरन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, कास्ट आयरन इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, स्टील इन दोनों के बीच में है। ये याद करना है, इसलिए मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है।
एक है आपका रॉट आयरन, एक है आपका स्टील और एक है कास्ट या पिग आयरन। ठीक है, तो ये ऑर्डर है कार्बन की परसेंटेज का। रॉट आयरन मोस्ट प्योर फॉर्म होता है, परसेंटेज कम होती है, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है। स्टील उससे हार्ड होता है, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा, और कास्ट आयरन और हार्ड होता है, कार्बन की परसेंटेज 4 के आसपास। तो इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में ही ये एग्जांपल था। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के 4 मेन कैरेक्टर आपको याद करने हैं। क्या क्या कैरेक्टर हैं? ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं ये पहले से ज्यादा हार्ड होते हैं। पहले से ज्यादा हार्ड मतलब प्योर मेटल, जैसे प्योर आयरन है, रॉड आयरन, वो सॉफ्ट होगा, जबकि ये हार्ड होंगे। फॉलोड बाय इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से ज्यादा है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में केमिकल बात करें तो रिएक्टिविटी नहीं है, मतलब जैसे आयरन में इजीली रस्टिंग हो जाती है, तो यहाँ वो चीज नहीं होगी। बोलो क्लियर है? ठीक है, एनी डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला कैरेक्टर है इनका कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। तो दे एक्ट एज, ये पूरा एक चैप्टर है इसलिए ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जाएंगे। सेंट्रल मेटल, दे एक्ट एज सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं सेंट्रल मेटल की तरह काम करते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस। व्हाट डज दिस मीन? बेटा ऐसे कंपाउंड एक पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जैसे ये है K4FeCN6। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ आयरन है, ये 6 CN लगे हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड बना। ठीक, तो इसमें ये जो आयरन है ना ये सेंट्रल मेटल है। तो ये पूरा एक अलग से क्योंकि चैप्टर है तो हम यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे कि ये सेंट्रल मेटल क्या होता है, क्यों होता है, ये उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ इतना पढ़ते हैं कि सेंट्रल मेटल बनाने के लिए 3 कैरेक्टर होने चाहिए। जो भी कॉम्प्लेक्स नाम का एक चैप्टर है, पूरा कॉम्प्लेक्स चैप्टर एक्चुअली ना इससे पहले कभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको लगेगा थोड़ा सा। फिलहाल कॉम्प्लेक्स चैप्टर में सेंट्रल मेटल के लिए 3 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है इट शुड हैव स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा होना चाहिए। इट शुड हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज हाई न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जैसे S ब्लॉक और D ब्लॉक की अगर बात करें तो D ब्लॉक का साइज S ब्लॉक से छोटा होता है और D ब्लॉक में प्रोटॉन्स S ब्लॉक से ज्यादा है, मतलब चार्ज ज्यादा है। स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड वेकेंट ऑर्बिटल्स, ये 3 कैरेक्टर होने चाहिए किसी भी एलिमेंट को सेंट्रल मेटल बनने के लिए। यहाँ सेंटर में आने के लिए 3 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, एक सेकंड बेटा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, देखो। हेलो, हाँ जी सर। नहीं मैं और सर मैं आपको करता हूँ नाम को, है ना सर, शाम को करता हूँ। तो बोलो भैया, क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स पूरा एक चैप्टर है बेटा। कॉम्प्लेक्स कहने का क्या मतलब होता है, नाम से वैसे क्लियर है ना। कॉम्प्लेक्स जो डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा था, एक होता सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं, जो अगला चैप्टर भी एनसीईआरटी में डी एंड एफ के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ और ज्यादा अच्छा समझ में आता है डी एंड एफ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। फिलहाल डी ब्लॉक वाले ये वाले कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 चीजें होती हैं, एक कहलाती है ये जो यहाँ लिखा है ना आयरन, ये कहलाता है सेंट्रल मेटल, और दूसरा टर्म यहाँ बोला जाता है लिगेंड्स। लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये पूरा एक चैप्टर है तो वही समझेंगे भैया क्या होता है। लेकिन डी ब्लॉक वाले इस सेंट्रल मेटल की तरह काम करते हैं। तो अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि डी ब्लॉक वाले सेंट्रल मेटल की तरह काम क्यों करते हैं। बेटा डी ब्लॉक वाले सेंट्रल मेटल की तरह काम इसलिए करते हैं क्योंकि सेंट्रल मेटल वो अच्छा होता है जिसका साइज छोटा हो, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो और जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो।
डी ब्लॉक में ये तीनों कैटेगरी है, इनका साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और वेकेंट ऑर्बिटल भी है, इसलिए यहाँ ये बीच में आ जाते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से सबसे बॉन्ड बना लेते हैं, साइज छोटा और चार्ज ज्यादा की वजह से इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं दूसरे से, यानी दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। Therefore, D block act as central metal. ठीक है, तो ये हुआ डी ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इनमें किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछिए। बोलो बेटा, मैं इधर आ गया हूँ, बताइए। सर ये लिगेंड क्या है? ये बेटा पूरा एक चैप्टर अलग है, उसी में आपको समझ में आएगा, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स, जो अगला चैप्टर है। लिगेंड वर्ड अभी नहीं समझ में आएगा, अभी तो खाली सेंट्रल मेटल ही समझ में आएगा। और बोलो। बेटा हाई न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। अभी तो फिलहाल आप ये तीनों वर्ड बस याद ही करिए, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हुआ डी ब्लॉक के कैरेक्टर्स। गिव मी 1 मिनट और। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको अगर टाइम हो, आपके पास अगर टाइम, क्योंकि 4 बजा है, इससे बहुत अच्छा आपको मैं रिवीजन करा सकता हूँ। ठीक है, कल आप डी ब्लॉक पढ़ के बैठिएगा और मैं आपका रिवीजन इससे कराऊंगा। मैं तो वैसे आज ही कराने मूड में था, लेकिन अब ये वाले प्रॉपर्टीज हुई नहीं थी। जैसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, +2 +3 पढ़ा, कई बच्चों को +2 +3 नहीं समझ में आया होगा, आई होप गारंटेड। यहाँ जब मैं अभी आपको भी रिवाइज कराऊंगा तो आपको वो चीजें जल्दी कैचअप हो जाएंगी। ठीक है, चैप्टर का नाम डी एंड एफ है, ये आप देख चुके हैं शुरू की स्लाइड्स, तो इसकी बात नहीं करते। ठीक है, ये शुरू की स्लाइड्स थी हमारी। 5 मिनट देख लें अगर टाइम है तो, हाँ थोड़ा बढ़िया रहेगा, गुड। तो ऑब्जर्व द नेचर। नेचर अगर वाइट हो तो तुम्हें अच्छा लगता, कहीं ना अच्छा लगता, तुम्हें तो कलरफुल चीजें अच्छी लगती हैं, नॉट एट ऑल। तो फिर क्या करें? तो ये कलर कहाँ से आएंगे, कैसे आए? मॉम, I got a very big doubt how the nature makes them so colorful. It is pretty good question. अच्छा वो तुमने माता जी से पूछा, अगर पिताजी से पूछते तो चंकट लगाते बताते बेटा कलर दिखा लाल। ठीक है, it can be answered carefully when we go through the elements and their behavior of D and F block. अधिकतर कलर कंपाउंड D and F block में है, तो ये तो एक जस्ट मजाक है। ठीक है, D block एलिमेंट क्या है? तो भैया जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाएगा तो वो एलिमेंट डी ब्लॉक कहलाएगा। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल, आखिरी से पहले वाले शेल की, तो वो एलिमेंट कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसी को दूसरी तरीके से कह सकते हैं, सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है उसे डी ब्लॉक कहते हैं। आई होप सो सभी को क्लियर है। तो भैया वेयर कैन बी प्लेस या फाइंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स? पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक कहाँ है? तो सभी को दिख ही गया होगा इस समय, जो पिंकिश कह लीजिए, ये वाला जो कलर पिंक वाला है, दीज आर डी ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ सबसे लेफ्ट में एस ब्लॉक है, सबसे राइट में पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है, यहाँ पे पाया जाता है डी ब्लॉक। ठीक है, शुरू में लेफ्ट में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, राइट में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये इन दोनों के बीच में, क्योंकि बीच के लिए वर्ड होता है ट्रांजिशन, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जाते हैं, इस समय ट्रांजिशन होता है, इसे कहते हैं डी ब्लॉक। अब ये एमसीक्यू बहुत इजी है, तो भैया इनको हम छोड़ देते हैं, ये हमारे क्लियर है। आपको याद होगा डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाना है। ठीक है, डी ब्लॉक कहाँ रखे गए? ये एस और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं। ठीक है, डी ब्लॉक को दूसरे नाम में कहते क्या है बेटा? आपको मालूम होगा, इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, लेकिन कुछ डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल नहीं भी होते। ठीक है, ओके, नाउ ये है बेटा डी ब्लॉक के हमारा 3D 4D 5D सीरीज। बुझा भाई? ठीक है, 3D 4D 5D सीरीज दिख रही है आपको, स्कैंडियम से शुरू है जिंक तक खत्म। आप ज्यादा फोकस करेंगे 3D सीरीज पे, हमारे कोर्स में 3D सीरीज है, और सेकंड पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग हर सीरीज के याद होने चाहिए। ये रहा 3D सीरीज, स्कैंडियम से शुरू जिंक पे खत्म है, एंड सो ऑन। ये अभी मैं आपको सारी सीरीज एक एक करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ 110 एटॉमिक नंबर दे रखा है, एक दो नाम हैं ऐसे जो एनसीईआरटी में भी पॉपुलराइज हैं और क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो 110, 111 और 12 रिसेंटली डिस्कवर्ड है। ठीक है,
अब रिसेंटली डिस्कवर्ड हैं, तो आप अगर याद करना चाहें तो अभी आपको ये मिलेगा ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, रोक के आराम से देख लेगा, ठीक है। नाउ अब बेटा अगला है ये पॉइंट, स्टार्टिंग एलिमेंट आपको याद आ गया होगा, 3D सीरीज 4D 5D 6D। स्कैंडियम 3D का है, 4D का Y है, 5D का La लैंथनम और 6D सीरीज का एक्टिनियम है, ठीक है। इन सबका ग्रुप एक ही है, पुराने नॉमेनक्लेचर में B कहते थे, थर्ड B, आज थर्ड ग्रुप कहलाता है। एंडिंग एलिमेंट सबका याद करिए, जिंक कैडमियम मरकरी होता है, हर D सीरीज का एंडिंग एलिमेंट जिंक कैडमियम मरकरी। ये 3D 4D 5D सीरीज है, और अब 6D सीरीज में वो जो अभी दिखाया था 6D सीरीज, दैट इज Cn है, 12 ग्रुप नंबर है, और इसे सेकेंड D पहले कहते थे। आज की तारीख में इसका ग्रुप नंबर बच्चों 12 है, ठीक है। 3 से लेके 12 तक के सबके कॉन्फ़िगरेशन अब हमें चाहिए, किसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बेटा। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन इनर्ट गैस है 4s2 3d1, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे 3d10 पे जाके खत्म करेंगे उसे। ऐसे ही Y का कॉन्फ़िगरेशन है फिर क्रिप्टॉन 5s2 4d1, ज़ेनॉन 6s2 5d1, और आखिरी के लिए रेडॉन 7s2 6d1। ये सबके पहले मेंबर के कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेटा लास्ट मेंबर के कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं में बस D10 कर दीजिए, लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, स्कैंडियम Y La और AC ये फर्स्ट मेंबर थे, और लास्ट मेंबर आपके D10 वाले जिंक कैडमियम मरकरी है, और बीच में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आपने भरने हैं। आई होप सो ये क्लियर है। ये है बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हुआ n-1 D1 to 10, ठीक है, ns1 to 2, ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। जैसे आपको यहाँ दिख गया हो, S में 2 2 2 दिख रहे हैं, और D में सब में 10 है, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से निकल के आया ns1 to 2। अब अगर कोई कहे S में तो कभी 1 में था ही नहीं, तो S में 1 कहाँ आया, तो बच्चों S में 1 आ रहा था कॉपर और जिंक में, ठीक है। ठीक है, 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज, ठीक है, ये सारी सीरीज आपको क्लियर है ना। ये क्वेश्चंस हो गए, हटाइए, इनको कोई जरूरत नहीं है आपको। बेटा ये एनसीईआरटी में कहीं कहीं कोर्स दे रखी हैं कि किसकी क्या है, लेकिन हम ये मेटलर्जी चैप्टर में ही पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे ये कोर्स इसमें क्या है। ओके, एक सेकेंड और। ये वाला चलिए, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कॉपर का है, ठीक है। व्हाई डज कॉपर शोज एब्नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें क्या कहेंगे, कलर आने की वजह से या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। आई होप तो सभी को मालूम है कॉपर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए कॉपर किसमें एग्जिस्ट करता है, CU2O में या किसमें, ऑब्वियसली कॉपर ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में नहीं करता, ठीक है। अब बेटा हमें जो पढ़ना था वो ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देखो बेटा पहला ही कैरेक्टरिस्टिक वो है जो अभी हमने फिनिश किया है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दे आर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई, ये बेटा S ब्लॉक से कंपेयर करते हुए कह रहे हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कैटायंस आर कलर्ड या हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D ब्लॉक की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, मेलेबिलिटी डक्टिलिटी भी ज्यादा होती है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ कॉपर सॉरी जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ के, इनको छोड़ के, क्योंकि वो ट्रांजिशन नहीं है इसलिए। आपको याद होगा एक कंपाउंड होता है ऑर्गेनोमेटेलिक, शायद ध्यान हो, ब्रिग्नार्डियन को कहते हैं, क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो वर्ड कहीं पे भी आएगा, हाँ कार्बन के लिए आएगा, ये नहीं पिज्जा के लिए आएगा, बोले पिज्जा के ऊपर डालते हैं, कार्बन और मेटल में बॉन्ड बनाएगा वो कंपाउंड कहलाएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
चलो टाइमिंग हो रहा है शायद बच्चों का अगले बैचेस का, इसलिए बच्चे कह रहे हैं बंद करने के लिए। जल्दी है यार, जिसे जाने चलेगा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 2 मिनट में, ठीक है। डी ब्लॉक वाले में कैटलिस्ट होता है। अब ये वाला जैसे क्वेश्चन है 1 kg कॉटन 1 kg आयरन कौन ज्यादा हैवी है, तो कई बार बच्चों को लगता है कि शायद आयरन हैवी है। आई होप सभी को मालूम है मोलर सॉरी दैट इज वी हैव गिवन द वेट, दोनों का वेट बराबर है, 1 किलोग्राम है, और इसीलिए अगर दोनों 1 किलोग्राम है तो ऑब्वियसली बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब दोनों बराबर है तो 1 किलो अगर किसी को 1 किलो का हुई फेंक के मारी जाए और 1 किलो आयरन को किसमें ज्यादा चोट लगेगी। आई होप तो आपको क्लियर है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। व्हाई इट हैज मोर डेंसिटी, क्योंकि इसके पार्टिकल पास में है इसलिए डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। पार्टिकल पास में होना ये रीजन इसका आएगा, ठीक है। ये है बेटा सॉलिड, ये है लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में बेसिकली आपको अंतर पता है, आई होप सो। सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आग लगा दीजिए, गर्म करेगा, गर्म करेगा, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट कम है। ये देखो भैया और आग लगा दी गई, ठीक है। तो अगर लिक्विड में चेंज करना है तो कई बार जल्दी भी चेंज हो जाता है, कई बार देर में होता है। तो अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, पैकिंग पे डिपेंड करता है, जिसकी जैसी पैकिंग है उसके हिसाब से ये होगा, ठीक है। यहाँ भले आपको एक जैसी लग रही है लेकिन सॉलिड स्टेट के हिसाब से थोड़ा सा अंतर है, वो आपको क्लियर है बेटा। अब ये देखिए आपका एनसीईआरटी का ग्राफ है, अगर याद आ गया हो तो ये एनसीईआरटी का ग्राफ था, ये 3D सीरीज का ग्राफ था मेल्टिंग पॉइंट का। आई होप सो ये रेड लाइन आपको क्लियर हो गई हो और mn का डिप आ गया था इसमें। 4D सीरीज में ये कलर चेंज करके अभी दिखा देते हैं, ब्लैक से बना देते हैं। ये जरा ध्यान से देखिए 4D सीरीज है और यहाँ TC में थोड़ा सा डिप है। ये सेकंड सीरीज है और ये है 5D सीरीज। 5D सीरीज में ये मरकरी इसमें लास्ट में आएगा और यहाँ टंगस्टन का हाईएस्ट है और बेटा मैग्नीज के नीचे TC है, TC के नीचे RE है, ठीक है। फिलहाल थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मॉलिब्डेनम के नीचे ही होता है टंगस्टन, उसका हाईएस्ट है। उसका पूरा रीजन हमने पढ़ लिया है कि ऐसा क्यों होता है, ये ग्राफ ऐसा क्यों आता है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा आता है मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग देन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ऐसा क्यों है भैया, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ा फिर घटा, तो बेटा इसका रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विड्थ तक बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं और इसकी वजह से ड्यू टू व्हिच मेटलिक बॉन्ड गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड मेल्टिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीज, और बाद में वो पेयर अप होने लगते हैं, इसलिए ऐसा हो गया। D में 5 के बाद आफ्टर D5 कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है। द मोस्ट अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जहां इनकम्प्लीटली फिल्ड है वो होगा, ठीक है। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल शो नहीं करते, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर, मैलिएबिलिटी या ग्लोइंग इन डार्क। तो आई होप सभी को मालूम है ट्रांजिशन मेटल कभी भी फ्लोरोसेंस फास्फोरेसेंस शो नहीं करते, इट डू नॉट ग्लो इन डार्क, ठीक है। एस ब्लॉक के मुकाबले ये ज्यादा कंपेरेबल है, ये बात सही है या गलत है, सॉरी एस ब्लॉक के मुकाबले ये ज्यादा डेंस है, कॉम्पैक्ट है। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि एस ब्लॉक जल्दी से या ये कहें इट कैन बी कट विद नाइफ एंड सो है, तो इसलिए ये एस से ज्यादा डेंस है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने में डेंसिटी क्यों बढ़ती है, ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट जाने में मास भी बढ़ता है बेटा और वॉल्यूम कम होता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती है। ये सारे रीजन थे। अब डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी को रिवाइज करना है बेटा। कल आप सारा चैप्टर रिवाइज करके रखिएगा, कल मैं इससे सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। नाउ काइंडली टेल मी इज इट क्लियर नाउ और नॉट? गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आज के यहीं रखते हैं, अगला बैच आ गया है और हमें अगला बैच बुलाना। वेरी नाइस, हैव ए नाइस टाइम, बाय बच्चों।